भाई एक तरफ विपक्ष और उसका इकोसिस्टम वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमान को भड़काने और आग लगाने मतलब नए नए तरीके तलाश रहा, और उधर पीएम मोदी हैं जो एकदम रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं, वो काम में लगे हुए, जिसके बारे में मुसलमान भी सुनेगा तो उसके कान से भी धुआं फेंक देगा बॉस कि हमने इस आदमी को क्या सोचा और ये निकला क्या। पीएम मोदी और विपक्ष की पॉलिटिक्स का अंतर तो आज आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही उसके पहले ये देखिए कि जैसा हमने आपको कहा था कि भाई वक्फ बिल पर बवाल का राउंड 2 शुरू हो चुका है, उसकी आज कुछ और तस्वीरें आ गई। वक्फ बिल पर 2 हैरान कर देने वाली तस्वीरों से शुरुआत कर रहा हूं। पहली तस्वीर उस हिंसा की है जो वक्फ बिल के विरोध में की गई और उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया, और दूसरी तस्वीर उस रिटायर्ड कर्नल की है जिनका आरोप है कि उनके साथ एक कैब ड्राइवर ने इसलिए मारपीट कर ली क्योंकि वो वक्फ कानून के समर्थन में बोल रहे थे। ये दोनों तस्वीरें कहां की हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है आज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उधर वक्फ कानून पर दिन ब दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। बवाल मचाने वाले मोदी शाह की जोड़ी ने ऐसे लोगों को नया करंट भी दिया। आज शाम को यह बड़ी खबर आई कि मोदी सरकार ने देश भर में नए वक्फ कानून को लागू कर दिया। भाई राष्ट्रपति ने तो साइन कर ही दिया था, अब आज 8 अप्रैल से वक्फ कानून को देश भर में नोटिफाई कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी आज से वक्फ कानून देश में लागू हो गया। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी की वो तस्वीर आई जिससे उन्होंने वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन का नैरेटिव के इमारत को ध्वस्त कर दिया। दरअसल इंडी गठबंधन बार बार पीएम मोदी के खिलाफ यह नैरेटिव बेचता है कि भाई मोदी अपने कुछ अमीर दोस्तों के लिए काम करते हैं। जब वक्फ बिल के विरोध की बारी आई तो भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि भाई वक्फ संपत्ति को छीनेंगे और अपने अमीर दोस्तों को मोदी दे देंगे। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने घर पर उन लोगों को बुलाया जिनकी सफलता की कहानी ने वक्फ कानून पर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने अपने घर पर किन लोगों को बुलाया था, उनकी कहानी क्या है, उनसे कैसे दिल खोलकर बातचीत की, इसकी पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा। और पीएम मोदी जब अपना काम कर रहे हैं, उधर वक्फ कानून के खिलाफ संसद के अंदर जो इंडी गठबंधन एकजुट दिख रहा था, संसद सत्र खत्म होते ही उसके झगड़े सामने आ गए और ये झगड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का मामला कहां तक पहुंचा है, तैमूर की एंट्री कैसे हो गई, बर्क से आज पुलिस ने पूछताछ की है तो क्या क्या हुआ है, यह सब होगा। लेकिन पहले आज की टॉप स्टोरी की एक झलक देखिए। वक्फ कानून के विरोध में आज की सबसे परेशान कर देने वाली तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां वक्फ कानून के विरोध में उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भाई आप सोचिए, कानून व्यवस्था को लेकर इस भीड़ के अंदर कोई खौफ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला हो गया। आरोप है कि पुलिस पर पथराव तक हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया, दावा किया कि प्रदर्शनकारी संविधान को न मानने और वक्फ कानून को न मानने जैसे नारे लगा रहे थे। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को सुनिए। भाई ये कह रहे हैं कि मस्जिद कब्रिस्तान पर बात आएगी तो चुप थोड़ी बैठेंगे। सुनिए एक बार इनको। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर शरण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे, हम उनके साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। यही नैरेटिव हर जगह है कि लड़ने वाली जो कौम है वो लड़ेगी अपने लिए, मतलब लड़ने लड़ाने की बातें हो रही। इनमें से एक आदमी ये नहीं बता रहा कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति थी तो मुसलमानों की गरीबी से लड़ने के लिए इन लोगों ने इतने सालों में क्या किया, जो बेवा थे, जो अनाथ थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया इतने सालों। उस लड़ाई को नहीं लड़े, लेकिन अब इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बातें हो रही।
आप सुनिए नए वक्फ कानून पर कैसी कैसी भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। मुसलमानों को किस लेवल पर ले जाके भड़काया जा रहा है कि उनकी मस्जिद कब्रिस्तानें छीनी जाएं। लेकिन आज इन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि ये लोग तब चुप क्यों थे जब वक्फ की संपत्ति पर माफिया कब्जा कर रहे थे। जो लोग कब्रिस्तान छीनने की बात कर रहे हैं उन्हें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशजों को सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वंशज के लिए कब्रिस्तान दिया था, उस पर बिल्डिंग बन गई। भाई बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और यह सब पुराने वक्फ कानूनों के तहत हो रहा था। लेकिन नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी सरकार में मुसलमानों के कब्रिस्तान खतरे में आ गए। बॉस, कब्रिस्तान तो पहले ही सुरक्षित नहीं थे। आप सुनिए टीपू सुल्तान के वंशज बता रहे हैं कि भाई उस कब्रिस्तान पर कैसे बिल्डिंग बन गई। वो 12.5 बीघा जमीन के ऊपर एक बेरियल ग्राउंड है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को दिए थे बेरियल के लिए, टीपू सुल्तान के वंश के बेरियल के लिए। अब उस बेरियल ग्राउंड में देखिए पूरा बेरियल ग्राउंड एनकोज हो गया, उसमें 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन गया है। जब से वो एनकोजमेंट हो रहा है तब से मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की एक और खबर उत्तर प्रदेश से। यहां रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ कानून का समर्थन करने पर कैब ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट कर कैब ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला करवा दिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने कानपुर से लखनऊ के लिए कैब बुलाई। रास्ते में चलते हुए नहीं आदमी कैब ड्राइवर से बात कर लेता है, तो भाई रास्ते में कैब ड्राइवर और हमले का आरोपी वसीक राजा उनसे वक्फ कानून पर बहस करने लगा, यह कहा गया। जब सूर्य प्रकाश सिंह ने विरोध किया तो आरोपी वसीक ने अपने साथियों को एक लोकेशन पर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर दी। सूर्य प्रकाश सिंह का आरोप है कि उन पर लाठी डंडों से हमला हुआ, सिर पर चोट आई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि रिटायर्ड कर्नल ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की और दावा है कि उनका वीडियो भी वायरल है। फिलहाल उन्नाव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अगर यह मामला वक्फ कानून के विरोध पर मारपीट से जुड़ा है तो यह बहुत चिंता की बात है। इधर वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के पास मोदी सरकार को घेरने का अच्छा मौका था, लेकिन इंडी गठबंधन को वक्फ बिल पर खुद ही बिखरा बिखरा दिख रहा है। जैसे केरल में जिस लेफ्ट सरकार ने वक्फ बोर्ड का भयंकर विरोध किया था वक्फ बिल का, अब उसी सरकार के मंत्री केरल में वक्फ बोर्ड को नए कानून के हिसाब से गठित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर ही वक्फ बिल पर चर्चा नहीं हो रही और वहां पीडीपी और जेकेपीसी जैसी पार्टियां यह आरोप लगा रही कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से डील कर ली। यानी वक्फ संशोधन बिल पर इंडी गठबंधन ही दिशाहीन और बिखरा बिखरा दिख रहा। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ। भाई बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों के बीच धक्का मुक्की फिर हो गई। मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर किया गया। सदन के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी गई। इस बीच सदन के अंदर स्पीकर को हटाने की भी मांग हुई। जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ही बिल पर चर्चा नहीं होने दे रहे, इसलिए स्पीकर को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई में कह रहा है कि वो भी बिल के खिलाफ है, लेकिन मामला कोर्ट में, इसलिए विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर है। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनकी ट्यूलिप गार्डन की घूमने की तस्वीरें विवादों से भर गई। आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। शाह और उमर की मुलाकात में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस तस्वीर को देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने माथा पीट लिया कि यहां हम वक्फ बिल पर माहौल बना रहे हैं और वहां उमर अब्दुल्ला ना विधानसभा में चर्चा होने दे रहे हैं, ना ही मोदी सरकार के मंत्रियों से दूरी बना रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को तो यही लग रहा है कि जैसे हाल ही में पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से सीएम स्टालिन ने दूरी बना ली थी, वैसे ही उमर अब्दुल्ला को भी करना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ संशोधन कानून पर इंडी गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। अर्जियां डालने वाले सभी नेता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट सुनवाई कर ले, लेकिन खबर यह आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो विचार करके फैसला लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल की तारीख दिख रही है। यानी जितनी हड़बड़ी में विपक्ष है उतनी हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वक्फ बिल पर तुरंत सुनवाई होने के आसार नहीं दिख रहे। अब सुनवाई होगी तो अगले हफ्ते। इस बीच यह भी खबर है कि वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी दाखिल कर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य की तरफ से अर्जी डालकर वक्फ कानून को सही बताया गया।
यानी वक्फ के नाम पर विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। भाई इसमें अलग अलग लेवल की एंट्री हो रही है। अब इस लड़ाई में मुगलों के वंशज कूद पड़े। वक्फ कानून के विरोध करने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का, जो खुद को प्रिंस तुसी कहलवाना पसंद करते हैं और कई बार तैमूर भी कहते हैं। खुद मुगलों की जायदाद पर अपना हक जताते हैं। प्रिंस तुसी ने वक्फ बिल पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। प्रिंस तुसी का कहना है कि वो वक्फ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, मतलब यहां नहीं, सीधा आईसीजे लेके चले जाएंगे। मुगलों के स्वघोषित वंशज प्रिंस तुसी को एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रिंस तुसी कौन है जो पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इनकी धमकी भरी लैंग्वेज देखिए। वो तैमूर के जलवे जलाल की कसम खा रहा है, कह रहा है कि मोदी की लड़ाई तैमूर के साथ है। वक्फ कानून बनाकर मोदी ने तैमूर के खून को ललकारा है। बाबर ने 12,000 फौज के साथ हिंदुस्तान फतह किया। मतलब इन भाई साहब को कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। भाई पीएम मोदी को ऐसे ललकार रहे हैं जैसे वाकई में ये कोई मुगल बादशाह हो। दरअसल ये पूरी कहानी हैदराबाद में रहने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, खुद को मुगल राजकुमार बताने वाले की, खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी का वंशज बताते हैं। कपड़े भी मुगल बादशाहों जैसे पहनते हैं और शहजादों की तरह पहनते हैं। दावा करते हैं कि हैदराबाद की कोर्ट ने उनकी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुगल प्रिंस का तमगा दिया। लेकिन अफसोस कि इतने बड़े मुगल राजकुमार के बारे में नेताओं को कुछ पता ही नहीं। सुनिए अबू आजमी को, जो कह रहे हैं कि प्रिंस तुसी के बारे में तो हमने तो नहीं सुना कभी। नहीं, मैंने पहचानता कौन है ये, लेकिन वक्फ के खिलाफ जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए, मगर इनके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, कौन है क्या मैं नहीं जानता। लेकिन तो कह रहे हैं सर, पूरे देश के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो अच्छे से इनको जानते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए मोदी जी और शाह को ये चुनौती दे रहे हैं। नहीं, हम फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, हम फॉलो करते हैं जमात उलमा हिंद को, हम फॉलो करते हैं जमात इस्लामी को, हम फॉलो करते हैं रजा अकेडमी को। ये लोग जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं जानता भी नहीं इनको। मतलब जिस व्यक्ति को कोई पहचानता भी नहीं वो मुगलों का वारिस बनकर घूम रहा है और दावा कर रहा है कि देश का 20 करोड़ मुसलमान उसके पीछे खड़ा है। ये लेवल पे चल रहा है विरोध प्रदर्शन। इंडी गठबंधन का अंदरूनी झगड़ा सिर्फ वक्फ तक सीमित नहीं, बल्कि रायता दूर दूर तक फैलता जा रहा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी हुई है। बीजेपी वहां आक्रामक हो गई है और इस बीच राहुल गांधी ने भी ममता सरकार पर नया बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने बंगाल में शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी। राहुल गांधी चाहते हैं कि बंगाल के इस मामले में खुद राष्ट्रपति दखल दे। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिन टीचर्स का चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ था उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सरकार से इस मामले में दखल देने की उम्मीद है और वो जरूरी कदम उठाए। राहुल गांधी ने यह लेटर ऐसे वक्त में लिखा है जब कल ही ममता बनर्जी ने इस मामले में कुछ टीचर से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। लेकिन राहुल गांधी बंगाल के इस मामले को सीधे राष्ट्रपति के पास ले गए और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में जो कांड हुआ है उस पर अब मोदी सरकार दखल दे। ऐसा करके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की ही मुश्किलें बढ़ा दी। ममता सरकार पहले ही इस मामले में फंसी हुई है। ममता बनर्जी गाये बगाए कह दे रही है कि हो सकता है मैं जेल चली जाऊं, और राहुल गांधी जो है वो इस मामले के पर्दे और ज्यादा खोल रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडी गठबंधन में सवाल उठाने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे थी और अब राहुल गांधी ममता बनर्जी से शायद अपना हिसाब बराबर कर